अपन पढ़ते हैं ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, यानी ब्लड का कंपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ब्लड इज a connected tissue in fluid form. It is considered as the fluid of life because it is carry oxygen for lungs to all part of the body and carbon dioxide from all part of the body to the lung। यानी क्या कहता है ये, सबसे पहले एक तो ये कनेक्टेड टिश्यू है, ठीक है, जिसके बाद में ये बाहर से ऑक्सीजन को ले जाता है अंदर, फेफड़ों में छोड़ता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को बाहर यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाता है। यानी जो काम अंदर ले जाना का कर रहा है वह काम बाहर लाने का काम भी कर रहा है। सबसे पहला ये करता है, ठीक है। ये कहते हैं क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को कहाँ ले जा रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ला रहा है यानी आउटर, ठीक है। यानी ऑक्सीजन को तो अंदर ले जा रहा है शरीर के यानी अपनी बॉडी के, और CO2 को कहाँ ला रहा है, बाहर और अंदर, ठीक है, अंदर ला रहा है। अब उसके बाद में अपन देखें प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ब्लड की भी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले देखते कलर, यानी ब्लड का कलर होता कैसा है, ब्लड लाल ही क्यों होता है। तो देखो, तो कलर, ब्लड इज रेड इन कलर, यानी ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आर्टरीज ब्लड इज स्काई रेड बिकॉज इट इज कनेक्ट मोर ऑक्सीजन एंड venous blood is purple red because of more carbon dioxide। यानी जो वेन का ब्लड होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये कलर बोले तो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है वेन का, ठीक है, वेन्स। और हार्ट इज बिकॉज क्या बोला इसने, ऑक्सीजनेटेड, यानी ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ये पूरा क्लियर हार्ट का ब्लड रेड होता है और ये थोड़ा बैगनी टाइप का होता है, ठीक है ना। वैसे ब्लड रहता तो रेड ही है, पर जब आर्टरी में चला जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड रहता है, और वीनस में आता तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड क्यों होता है, क्योंकि जब ये अपन अपने शरीर में ऑक्सीजन को लेते हैं तब तो ये ऑक्सीजनेटेड, और जब छोड़ेंगे तो जब अपनी वेन जो उस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाती है तो जिसके कारण ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना आता है, वॉल्यूम एवरेज एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल रेंज, ब्लड की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, मेल हो या फीमेल, ये एवरेज है, ठीक है। फीमेल बॉडी वेट, फीमेल बॉडी वेट के कितने परसेंट होता है, 7%। ऐसे ही मेल के कितने, अरे मेल के भी बॉडी वेट का 8%, यानी अपना शरीर का अगर जैसे मेल 70 kg वेट है तो उसका 8%, और फीमेल है उसका 70, उसका तो 7% बॉडी वेट। तो अपन कितना देखते हैं, मेल का तो देखते हैं 8% और फीमेल का देखते हैं 7%, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ पीएच। तो ब्लड कैसा होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड कैसा होता है ये देखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ ब्लड पीएच, तो ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन एंड इट इज पीएच इन नॉर्मल रेंज 7.4, और वैसे देखा जाए तो
इसके बीच में, किसके बीच में, 7.35 से 7.45, इनके बीच में इनकी pH रहता है इसका। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होती है। तो यहाँ देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, टोटल ब्लड, फिर यहाँ पे देखते हैं टोटल ब्लड हो गया अपना, फिर टोटल ब्लड के बाद में ब्लड सेल, और लास्ट में प्लाज्मा, यानी इन तीनों की देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन टोटल ब्लड कितनी होती है, 1.05 से 052 से 1.061 तक, ये होती है टोटल ब्लड। जिसके बाद में ब्लड सेल की कितनी होती है, यानी 1.092 से 1.101 तक। और प्लाज्मा की कितनी होती, प्लाज्मा होती 1.022 से 1.026 तक। ठीक, ये प्लाज्मा। अब विस्कोसिटी क्या होती है, ब्लड इज 5 times more than because that water, it is mainly the R2 red blood and plasma protein। ठीक है, प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन, यानी जो प्लाज्मा उसमें क्या रहता है, ब्लड भी रहता है और प्रोटीन भी रहता है। ठीक है, क्या, प्रोटीन भी और वाटर भी, यही। और अब इसके बाद में देखते हैं अपन ब्लड का अपना, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया प्रॉपर्टी। अब अपन देखते हैं फॉर्मूला, कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखते हैं। इसके आगे क्या देखते हैं अपन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या क्या देखेंगे, यानी ब्लड को दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, यानी ब्लड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। एक तो सेल एलिमेंट और एक लिक्विड पार्ट, या फिर प्लाज्मा, या तो लिक्विड पार्ट बोल दो या प्लाज्मा बोल दो, बात है ना। उसके बाद में फिर सेल एलिमेंट, यानी सेलुलर जो पार्ट होता है वो होता है 45%, और जो प्लाज्मा होता है वो 55% पार्ट होता है। सेल एलिमेंट में WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट पाई जाती है। इधर प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, वाटर, प्रोटीन और सॉल्यूट। ठीक है, उसी प्रकार उसमें WBC को छोड़ के RBC और प्लेटलेट को छोड़कर WBC की भी 5 सेल होती हैं। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, इसोफिल, बेसोफिल और ग्रेनुलोसाइट, आग्रेनुल। WBC को भी 2 भागों में बांटा गया, ग्रेनुलोसाइट में 3 आती, आग्रेनुलोसाइट में 2 आती। ग्रेनुलोसाइट में आती न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, और आग्रेनुलोसाइट में आती मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है लार्ज लिम्फोसाइट और एक होता है स्मॉल लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी 2 सेल होते हैं, कौन कौन से, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है थाइमस में, और बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है बोन मैरो। ठीक है, अपन और आगे देखते हैं। तो अपन देखते हैं क्या, ब्लड का कंपोजिशन। अपन देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो blood connects is connected the blood cell which are studied from an element and the liquid protein known as plasma। ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, एलिमेंट भी होता है। देखते हैं अपन ब्लड, ये क्या है, ब्लड को ब्लड कितना होता है, ब्लड को अपन ने बांट दिया 2 भागों में। एक तो होता है सेल्यूलर एलिमेंट और एक होता है प्लाज्मा, यानी जो लिक्विड पार्ट होता है ना। अपन इसमें लिक्विड पार्ट भी लिख सकते हैं, लिक्विड पार्ट। इसके बाद में सेल्यूलर एलिमेंट होता है 45%, प्लाज्मा होता है
45%। ये 45 होता है, ये 55 होता है, ठीक है, लिक्विड यानी प्लाज्मा फ्लूइड। तो इसके बाद में अपन देखते हैं फिर इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसमें क्या क्या पाया। पहले अपन देखते हैं सेल्यूलर इलामेंट में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले सेल्यूलर इलामेंट में 3 सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है और प्लेटलेट क्या करती है, अपने इनका वर्क भी देखेंगे आगे, ठीक। आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, और इसका एक और नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। क्या है, इरिथ्रोसाइट। वैसे ही डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, वाइट ब्लड सेल, और इसको फिर दूसरे नाम से क्या किससे जानते हैं, ल्यूकोसाइट। इसी प्रकार इसको प्लेटलेट और इसको थ्रोम्बोसाइट, ठीक। अब इसके बाद में देखते हैं, हाँ, इसमें न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियर नहीं होता, ठीक है। और अब देखते हैं अपन क्या, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, यानी ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, और अग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन सी होती, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स, ठीक। और इसमें भी अब ये हो गई। अब इसके भी 2 टाइप्स होती लिम्फोसाइट में, एक लार्ज लिम्फोसाइट और एक स्मॉल लिम्फोसाइट। अपन इसमें लिखेंगे लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट, ठीक। लार्ज होगी, स्मॉल। अपन इनका देखते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन किसका, सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल का। तो ये होती 40 से 70%, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन बेसोफिल का। बेसोफिल कितनी होती, 0 से 1%, यानी बहुत ही कम मात्रा में होती है। जिसके बाद में अपन देखते हैं इशोनोफिल, 1 से 6%। मोनोसाइट कितनी होती, 2 से 8%। और लिम्फोसाइट होती है कितनी, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 से 30%, ठीक। ये इनका ब्लड में परसेंटेज रहती, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्लेटलेट, और ये ब्लड को क्या करने का काम करती है, आरबीसी ब्लड को रेड करने का काम करती है, ठीक है। अपन ये देखते हैं अब प्लेटलेट का काम क्या रहता है अपने ब्लड में। प्लेटलेट का सबसे मेन वर्क काम रहता है, जहाँ पर भी अपन कहीं कट जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, वहाँ पे आकर ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है। मान लो कहीं पर भी कट गए अपन, यहाँ कट गए, वहाँ पे आएगी, ये अपनी प्लेटलेट को इकट्ठी करके लाएगी, लाके वहाँ पे जमा होने लगेगी, यानी क्या बोलते हैं, छन्नी जैसे वो बनाकर वो जमा होने लगेगी। जमा होने के बाद में ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर ये ऐसा रहता है, इसमें आके ना वो पर आने के बाद में इसमें ऐसे जमा होने लग जाएगी, जिससे अपना ब्लड क्लॉट हो जाएगा। जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा तैसे क्लॉट हो जाएगा, अपना ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो अपना ब्लड बाहर नहीं बहेगा, और जिससे फिर ये प्लेटलेट का वर्क। अब देखते हैं अपन प्लाज्मा में क्या क्या होता है। सबसे पहले प्लाज्मा में देखते हैं, तो प्लाज्मा में क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, वाटर कितने परसेंट होता है, सॉल्वेंट कितने होते हैं। तो सबसे पहले आता है वाटर, क्या होता है,
सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में वाटर होता है, फिर उसके बाद में प्रोटीन आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ गए, प्रोटीन्स के बाद में क्या आ जाता है अब सॉल्यूट्स। अब प्लाज्मा में वाटर कितना होता है 90% के समथिंग, है वही 6% के समथिंग, 90 से 92% तो इसमें वाटर होता है, ठीक है। और 1 से 6% क्या होता है इसमें, 8% सॉरी, नहीं छोड़ेंगे, 90% तो इसमें वाटर ही वाटर होता है, 90 से 92%। बचे हैं दोनों, प्लाज्मा और सॉल्वेंट। प्लाज्मा और सॉल्वेंट 2% ही होता है, 6%, यानी टोटल करके ये 100%। सबसे ज़्यादा देखा जाता है इसमें वाटर होता है। अपन आगे देखते हैं प्रोटीन में क्या क्या होता है और सॉल्वेंट में सॉल्यूट में क्या क्या होता है ना। सबसे पहले देखते हैं अपन आरबीसी के बारे में, क्या आगे अपन देखते हैं इसमें आरबीसी का क्या वर्क रहता है, कितने दिन लाइफ स्पैन रहती है, क्या काम करती है, फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, और इसके बढ़ने को क्या बोलते हैं, डिक्रीज को क्या बोलते हैं, और ये कहाँ जाकर जब इसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है फिर ये कहाँ जाती है, और वहाँ से क्या होता है इसके बारे में पूरा देखते हैं, ठीक। आगे ब्लड के फंक्शन, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन फंक्शन ऑफ ब्लड, है ना। ब्लड के क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्या करता है, क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, तो अपन लिखें ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये आ गया अपने ट्रांसपोर्ट, तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, सबसे पहले ऑक्सीजन को कहाँ तक, ऑक्सीजन को पहुंचाता है कहाँ तक, सेल तक, सेल से जाती है लंग्स में, लंग्स से होकर वहाँ से क्या आती है फिर CO2 फिर कहाँ जाती है बाहर। तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट का काम होता है। दूसरा काम हो गया इसका, दूसरा क्या काम है, ये न्यूट्रिशन को भी प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन का भी ट्रांसपोर्ट, किसका, न्यूट्रिशन का भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा ये हार्मोन का भी, ये हार्मोन्स का भी, ठीक, हार्मोन्स का भी ट्रांसफर करता है, ठीक। अब देखते हैं रेगुलेशन, तो रेगुलेशन किस किस का करता है, रेगुलेट, तो क्या लिखें, रेगुलेशन है, रेगुलेशन, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलेशन क्या क्या कहता है। एक तो ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सबसे बड़ी बात। एक नंबर 2, ये एक तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसके बाद में वाटर बैलेंस को बनाए रखता है, ये वाटर बैलेंस को बनाए रखता है ना, वाटर बैलेंस को बनाए रखता है। नंबर 3, इसके बाद में ये बॉडी का रेगुलेशन, यानी रेगुलेट जो pH होता है उसको रेगुलेट करता है। यानी ये बॉडी के pH को रेगुलेट करता है, ठीक। इसके बाद में प्रोटेक्शन, क्या क्या करता है ये बॉडी में, ब्लड आखिर है से ब्लड और क्या काम, तो प्रोटेक्शन, क्या करता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में सबसे पहले तो ये किससे फाइट करता है, फाइट द अगेंस्ट किससे, एंटीजन,
ये फाइट करता है एंटीजन से, है ना। फिर फॉरिजन पार्टिकल जो बाहर से आए पार्टिकल, है ना, उनसे लड़ने का काम करता है ये, ठीक है। और बैक्टीरिया हो गया, वायरस, आदि प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे आरबीसी के बारे में, है ना। फॉर्म्युलामेंट में से देखते हैं, उसमें से आरबीसी, ठीक है। अपन देखते हैं फॉर्म्युलामेंट, है ना। फॉर्म्युलामेंट बोल दो या सेलुलर, तो अपन यहाँ पर देखते हैं फॉर्म्युलामेंट। अपना फॉर्म्युलामेंट कितने होते हैं, 45%, ठीक। तो इसमें क्या क्या रहता है, ये तो बहुत कुछ चीज़ जो अपन को देखना है देखिए। तो इसमें रहती है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और यहाँ पर आखिर में आती है प्लेटलेट्स, ठीक। तो इनको वैसे तो क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये हो गया थ्रोम्बोसाइट। तो अपन पढ़ते हैं इसमें से किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। हाँ, एक और बात, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कहाँ से बनती है, बोन मैरो में, यानी जो अपनी ये बोन होती है उसमें एक सेल होती है, अरे यार, उसमें एक सेल होती है, कौन सी होती है, अब स्ट्रक्चर तो ऐसे बना है, इसके अंदर होती है स्टेम सेल, कौन सी, स्टेम सेल होती है इसके अंदर, ठीक है। ये बोन मैरो स्ट्रक्चर, ये स्टेम सेल से बनती है, तीनों सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। ये तीनों सेल उसी से बनती है, ठीक है। किससे, स्टेम सेल के ब्लास्ट स्टेम सेल से ये तीनों सेल बनती है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आरबीसी। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीसी, यानी आरबीसी कैसे नाम पड़े, इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं अपन, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखते हैं अपन, यहाँ पे, ठीक है, ये एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इस एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल, तो इसका इसी कारण इसका रेड ब्लड से नाम पड़ा, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। इसके बाद इसका शेप कैसे होता है, इसका शेप होता है, यहाँ पे लिखते हैं अपन शेप कैसा होता है इसका, बायोकॉनकेव, कैसा, बायोकॉनकेव, है ना। इसका शेप होता है बायोकॉनकेव जैसा, जैसे ऐसा, थोड़ा ऐसा मिलता जुलता, बिल्कुल एग्जैक्टली तो बना है ना।
इसमें क्या नहीं पाया जाता है, एक तो क्या नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा के अंदर एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी अपार्टस, गोल्गी अपार्टस, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इसका फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में। कहाँ पे होता है, बोन मेरो में, है ना, बोन, इसका फॉर्मेशन भी बोन मेरो में होता है। और फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं अपन, इरिथ्रोपोइसिस, क्या बोलते हैं फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और इसकी लाइफ स्पैन तो अपन लिखते हैं लाइफ स्पैन, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, इसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डे, ठीक है। और ये डेड होने के बाद इसके 120 दिन पूरे होने के बाद फिर कहाँ जाती है, स्प्लीन में, स्प्लीन में जाकर स्प्लीन में चली जाती है। 120 दिन कंप्लीट होने के बाद जब ये सेल डेड हो जाती है तो उसके बाद में कहाँ चली जाती है, स्प्लीन में चली जाती है। अब स्प्लीन में चली जाती है, अब इसका क्या फंक्शन होता है, फंक्शन तो क्या फंक्शन करती है, एक तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक, एक तो ये गैसेस का एक्सचेंज बोल दो या ट्रांसपोर्ट बोल दो, जिसके बाद में है ना, और ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ से, ये O2 को ले जाएगी बाहर से सेल तक, सेल से जाएगा लंग्स तक, है ना, लंग्स तक जाने के बाद में फिर लंग्स से वापस क्या आएगी, CO2, यानी लंग्स से क्या आएगी, CO2, लंग्स से फिर लंग्स आएगी सेल तक, सेल से आएगी CO2, यानी पहले O2 जाएगी कहाँ पर, सेल में, फिर सेल से लंग्स तक, फिर लंग्स से आएगी, लंग्स से सेल तक, सेल से O2 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ऑक्सीजन जाएगी फिर उसके बाद लेके आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आने के बाद में अब इसकी एबनॉर्मल काउंट को क्या बोलते हैं, यानी एबनॉर्मल काउंट, एबनॉर्मल काउंट, ठीक, एबनॉर्मल काउंट को बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस यानी होता है बढ़ना, RBC का लेवल बढ़ना। और एरिथ्रोसाइटोपिनिया, साइटोपिनिया यानी डिक्रीज होना, ये तो हो गया इंक्रीज, ये हो गया डिक्रीज, ठीक है। यानी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस,
एथ्रोसाइट क्या बोलते हैं फॉर्मेशन को? फॉर्मेशन को बोलते हैं अपन एथ्रोसाइट एथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन को बोलते हैं एथ्रोपोइसिस। और एबनॉर्मल काउंट यानी अगर बढ़ रहा है तो यानी इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे अपन? एथ्रोसाइटोसिस। यानी ये किसी की 6 मिलियन हो रही, 6 मिलियन हो रही, किसी की 7 हो रही, किसी की 8 हो रही, किसी की 9, यानी ये इंक्रीज यानी बढ़ रही है तो अपन बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस। अगर डिक्रीज हो रही यानी साइटोपिनिया, इसे अपन एनीमिया भी बोलते हैं, क्या है ना। यानी 2 किसी की 1 बची, 1 5 या 1 ही या 50 ही बची है तो यानी इसका भी डिक्रीज होना, यानी डिक्रीज होना एनीमिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन आगे, ये अपना हो गया। इसके बाद देखते हैं अपन क्या, WBC है। अब इसके बाद ये अपना इतना हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं अपन पूरी WBC, यानी WBC का क्या क्या, WBC की में कितनी सेल होती है और क्या। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद अपन देखते हैं WBC क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइड। ठीक है, ल्यूकोसाइड। तो ल्यूकोसाइड ग्रेनुलोसाइड और ग्रेनुलोसाइड। ग्रेनुलोसाइड में कितनी सेल होती? 3 सेल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल, सिनोफिल और बेसोफिल। और इधर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक, इसमें भी 2 होती है, लार्ज इसमें। ठीक, अब इसमें देखते हैं अपन किसका शेप कैसा होता है, किस टाइप की होती है, कितनी क्या परसेंटेज होती है, कौन सी लार्ज होती है, कौन सी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन न्यूट्रोफिल। लिखते हैं अपन न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बाद में एसोनोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल के बाद में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक, तो कौन से न्यूट्रोफिल, एसोनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। ठीक है, ये होगी। अब इसके देखते हैं अपन नंबर। सबसे पहले नंबर, किसका कितना नंबर, तो न्यूट्रोफिल को 40 से 70%। एसोनोफिल कितनी होती है? 1 से 6%। ठीक है, और 1 से 6। बेसोफिल तो 0 से 1%। और मोनोसाइट 2 से 8% और लिम्फोसाइट 20 से 30%। ठीक है, ये हो गई। अब डायमीटर देखते हैं किसका सबसे बड़ा डायमीटर होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना होता है? 10 से 12 माइक्रोन। न्यूट्रोफिल का डायमीटर कितना होता है? 10 से 12 माइक्रोन। इसके बाद में फिर एसोनोफिल का भी इतना होता है सेम, 10 से 12 माइक्रोन। और बेसोफिल का जो कम होता है, इसका 8 से 10 माइक्रोन होता है। और मोनोसाइट का सबसे लार्ज डायमीटर होता है,
14 से 18 लार्ज, ठीक। और वही 8 से 10, इसका भी यही होता है, यानी इधर 2 का सेम, इधर इन दोनों का सेम, मात्र एक का सबसे ज़्यादा होता है जिसका मोनोसाइड, इसमें कि सबसे ज़्यादा होता है मोनोसाइड। अब इसका अपन देखते हैं शेप कैसा होता है इनका, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं अपन डायमीटर के बाद में इनका देखते हैं अपन शेप कैसा होता है। तो न्यूट्रोफिल का तो मेरे को इस पर ज़्यादा चलवाना नहीं पाऊँ। न्यूट्रोफिल का कैसा होता है, 3 से 4 लोग होते हैं, है ना। न्यूट्रोफिल में 3 से 4 लोग होते हैं, एसोफिल में 2 लोग होते हैं। ये हेडफोन जैसी होती है, हेडफोन जैसी होती है। इसका शेप कैसा होता है, और इसमें 2 से 4 लोग होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल में, एसोनोफिल में ये हेडफोन के समान होती है। बेसोफिल बेसिकली एस शेप की होती है, थोड़ी ऐसी ऐसे करके ऐसे होती है एस शेप की, और इसके जैसे मोनोसाइड होती किडनी के शेप की। कैसी होती किडनी, कैसे रहती है, आप इसको ऐसे बनाओ थोड़ी ऐसे, यानी यहाँ लिख लो किडनी की शेप की होती, ठीक है। और अब ये तो लिम्फोसाइट है, इसकी 2, एक स्मॉल होती है ना, और एक लार्ज होती है। ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या करती है ना, क्या देख लेते हैं अपन, इनके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन किसका क्या फंक्शन, सबसे पहले देखते हैं फंक्शन न्यूट्रोफिल का, ये क्या काम करती है। ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है, ठीक। ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है। ये एलर्जी को कंसीड करती है, क्या करती है, इसिनोफिल, अगर इसिनोफिल का काउंट बढ़ा है तो ये एलर्जी कंसीड करेगी। ये एलर्जी कंडीशन को इंडिकेट करती है। और ये वेसोफिल के क्या फंक्शन करती है, एक तो एफेरिन का फॉर्मेशन करती है, एफेरिन, सेरोटोनिन के बाद में स्टामिन को भी ये रिलीज करती है। स्टामिन के बाद में ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन को भी इंडिकेट करती है, ये भी इसी का फंक्शन है। और ये मैक्रोफेज का काम करती है, ये मैक्रोफेज और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस में हेल्प करती है। मैक्रोफेज और फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इसी की हेल्प अपन देखते हैं अब आगे। जो अपनी लिम्फोसाइट है, इसको लिम्फोसाइट की यहाँ देखते हैं अपन, लिम्फोसाइट, इसमें 2 सेल होती है, एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। एक तो टी लिम्फोसाइट्स और एक बी लिम्फोसाइट, है ना। 2 सेल की एक टी लिम्फोसाइट का तो टी लिम्फोसाइट कहाँ पर होती है, ये थाइमस में जाके मैच्योर होती है, ये थाइमस में जाके, और ये कहाँ पर, ये बोन मैरो में जाकर, ये बोन मैरो में, तो इसका बोन मैरो होता है, इसका थाइमस में होता है, ठीक है। ये हो गया अपना इतना, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन।